नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुदगल। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन रिवॉल्यूशन। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा। वो छोटा बच्चा वो सारे गुणों को लिए हुए होता है जिसकी कल्पना हम एक साइंटिस्ट के रूप में करते हैं। वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, उनको छू कर देखता है, चख कर देखता है और डेटा लेता है और उसके आधार पर अपनी एक धारणा गढ़ता है और उसके आधार पे वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन फिर वो बच्चा जाता है स्कूल के अंदर और आपने अपने आसपास या अपने परिवार के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखा होगा। क्या वो खुशी खुशी स्कूल जाते हैं या फिर उन्हें मार कर, पीट कर, घसीटते हुए लोग स्कूल ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे होते हैं? क्या वो स्कूल जाते समय खुश होते हैं या जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी क्या वो स्कूल जाते हुए खुश हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि महंगी फीस देने के बाद आपका बच्चा जब स्कूल जाता है तो उन महंगे स्कूलों में वो दिन भर में क्या करता है, या सरकारी प्राइवेट स्कूलों में भी जब वो जाते हैं, बच्चे जाते हैं तो पूरे दिन में क्या करते हैं? दरअसल मैं ये कहूँ कि स्कूल एक तरह का जेल बन गया है जिसके अंदर बच्चे को सुबह डाल दिया जाता है और शाम तक एक अनुशासन में छड़ी लेकर के और तरह तरह की गतिविधियां जो वयस्क एडल्ट जो चाहते हैं वो उनसे करवाया जाता है और फिर शाम को उसको घर के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे भारत में आज के समय पर भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं या 12वीं तक जाते जाते स्कूल छोड़ देते हैं और कॉलेज तक कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं जा पाते? क्या आपने कभी उनके कारणों को गौर किया है? आपने आज के 21वीं सदी में भी नहीं किया होगा। लेकिन यदि मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर या 40 और 50वीं दशक की बात, जिस समय हम लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे या उसको प्राप्त करने की स्थिति में थे, उस दौर में अमेरिका जैसा विकसित देश उन सभी परिस्थितियों से जूझ रहा था। चाहे स्कूली शिक्षा के अंदर आने वाले नवाचारों को लेकर वो जूझ रहे थे और उस समय पर एक ऐसी पुस्तक आती है हाउ चिल्ड्रन फेल और एजुकेशन जगत में धमाका कर देती है और बेस्ट सेलर वो पुस्तक होती है और बड़े से बड़े शिक्षाविदों को और एक स्कूल सिस्टम के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ती है कि आखिर हमारे स्कूल क्या कर रहे हैं। और उस पुस्तक के लेखक का नाम था जॉन होल्ट और मेरे हाथ में उनकी एक पुस्तक है, आप देख रहे होंगे। इस पुस्तक का नाम है असफल स्कूल और ये एकलव्य प्रकाशन ने प्रकाशित की है और एकलव्य ने इसको लगभग 20 साल पहले इसको प्रकाशित किया था। 2006 में इसका पहला संस्करण आया था और इसका अनुवाद हिंदी में अरविंद गुप्ता ने किया है। और मूल पुस्तक जो इसका नाम था, जो जॉन होल्ट की इंग्लिश की पुस्तक थी, द अंडर अचीविंग स्कूल। इससे पहले जॉन होल्ट ने और भी कई पुस्तक लिखी थी। जो पहली पुस्तक जो चर्चित रही और काफ़ी उसका कंट्रोवर्सी रहा, उस पुस्तक का नाम था हाउ चिल्ड्रन फेल। जॉन होल्ट का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे अमेरिकी नौसेना में रहे। बाद में वो विश्व सरकार आंदोलन से जुड़े और अंततः संयुक्त विश्व संघवादियों की न्यूयॉर्क की राज्य शाखा के कार्यकारी निदेशक बने। उन्होंने कोलोराडो और मैसाचुसेट्स के कुछ स्कूलों में पढ़ाया। वे हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में विजिटिंग लेक्चरर भी रहे। और अमेरिका में इस दौरान पे एक मूवमेंट चला था, होम स्कूलिंग मूवमेंट, और उसका उन्होंने अग्रणी रूप से काफ़ी अभिभावकों को साथ में लेकर इन्होंने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया था। उनके साथ में उन्होंने उस मूवमेंट को नेतृत्व किया एक तरह से। और जो बच्चे घरों से शिक्षा ले रहे थे उनको साथ में लेकर के एक मैगजीन निकाली, ग्रोइंग विदाउट स्कूल। उस पत्रिका को निकाला जो काफ़ी चर्चित पत्रिका रही थी और अपने अंतिम समय के जो समय थे उस समय वो काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन भी थे, चेलो वादन
वो करते थे। और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जैसे हाउ चिल्ड्रन लर्न, हाउ चिल्ड्रन फेल, फ्रीडम एंड बियॉन्ड, द अंडर अचीविंग स्कूल, जो पुस्तक है सफल स्कूल, इंस्टेंट ऑफ एजुकेशन, नेवर टू लेट और टीच योर ओन। उनके लेख और समीक्षाएं द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, बुक वीक, लुक, पीस न्यूज जैसी बहुत सी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई। असफल स्कूल जो पुस्तक है, ये जॉन होल्ट के अलग अलग तरह की जो मैगजीनों में उन्होंने जो लेख लिखे, उन मैगजीनों के लेखों को एक तरह का संकलन है। उसमें से कुछ में उन्होंने कुछ बदलाव किए जो अनुभव के साथ उन्होंने बाद में कुछ सीखा, और कुछ को ऐसे कैसे ही लिया है और एक पुस्तक की शक्ल दी है। आप देख सकते हैं इसमें सच्ची सीख, थोड़ी सी सीख, स्कूल बच्चों के लिए खराब जगह, चूहा दौड़, शिक्षक बहुत ज़्यादा बोलते हैं, परीक्षण का आतंक, सुनहरे नियमों वाले दिन ढले, बच्चों में पढ़ने के प्रति नफरत पैदा करना, व्यवस्था और अव्यवस्था, असंभव पढ़ाई को पढ़ाना, भविष्य के लिए शिक्षा, ब्लैक बोर्ड की गड़बड़, जेल में बच्चे, गंभीर समस्या का मजाकिया सच। आप इन सब का जो टाइटल भी अगर देखेंगे तो ये स्कूलों पर सीधे सीधे एक सवाल खड़ा करते हैं, स्कूली व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। और उन्होंने जो स्कूलों के अंदर पढ़ाया और उन्होंने जो अवलोकन किया कि किस तरह से स्कूल बच्चों की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और उनके सीखने की क्षमताओं का दमन करता है, उस पर इन्होंने मुखरता के साथ और बिना लाग लपेट के, बिना कोई स्लोगन दिए जैसे बाकी शिक्षाविद देते हैं, उसके बिना भी इन्होंने सीधे सीधे अपनी बातों को अनुभव के साथ रखा। और उस समय इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। दरअसल लोग कहते थे कि स्कूल व्यवस्था के अलावा फिर उनका अल्टरनेटिव क्या हो। बहुत सारे साथी लोग ये भी कहते हैं कि जॉन होल्ट कहते हैं कि स्कूलों को ख़त्म कर दो और स्कूल नहीं चाहिए। दरअसल वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। जितने भी इंटरव्यू अगर आप यूट्यूब में जॉन होल्ट के देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, उसी तरह से उसको स्कूल नहीं जाए तो भी उसका अधिकार उसको होना चाहिए, और उस समय था भी लीगली। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि चॉइस होनी चाहिए, एक तरह का सेटअप सभी बच्चों के लिए सभी स्कूलों में एक ही तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि तरह तरह के स्कूल होने चाहिए और फिर बच्चे और पेरेंट जो तय करे वो उसको मानते थे। लेकिन वो केवल कह रहे कि सब जगह सभी स्कूल एक ही पैटर्न पर है, वो ज़रूरत नहीं है। अलग अलग तरह के स्कूल हो और उतने ही अनुपात में हो ताकि पेरेंट्स को बच्चों को चुनने की आज़ादी मिल सके। तो स्कूलों को ख़त्म करने की वो बात नहीं करते। साथ ही हाँ, वो ये ज़रूर बात करते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह बने जहाँ बच्चे तय करें कि उन्हें कितना, क्या और कैसे सीखना है, और स्कूल एक रिसोर्स की जगह बन जाए जहाँ से बच्चे जो सीखना चाहे, जितना सीखना चाहे और जब सीखना चाहे उसकी उपलब्धता हो। इसी तरह से अगर इस पुस्तक की बात करें तो इसमें उन्होंने अपने कुछ आलेखों में जैसे उन्होंने लिखा है, जैसे चूहा दौड़, तो हम लोग जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो अंक और मार्कशीट में नंबर के आधार पर चल रही है, जिसमें मान लो अगर आपको उच्च स्तर शिक्षण संस्थानों में भी अगर प्रवेश लेना है तो आपको अच्छे अंक चाहिए, और जो उच्च अंक वाले बच्चे हैं वो किसी एक ही कॉलेज में अप्लाई करेंगे और सबसे उच्च अंक वालों को वो कॉलेज ले लेगा, फिर नीचे वालों में जाएंगे, फिर नीचे जा जाएंगे। जबकि जॉन होल्ट इस व्यवस्था के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि भाई आप भीड़ की जो समस्या है वो बच्चों के ऊपर डाल दीजिए, संस्था की समस्या नहीं होना चाहिए। संस्था को तो जो भी आ रहा है उसको ले लेना चाहिए, और जब सीटें भर जाएंगी तो क्या होगा, तो बाहर एक बोर्ड टांग देना चाहिए कि भाई सीटें भर चुकी है, अब आप किसी और संस्थान में जाइए। तो बच्चों को तय करने का अधिकार होना चाहिए उसे किस संस्थान में और कहाँ पर पढ़ना है, और उस पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चे के ऊपर डाल दी जाती है। इसी तरह से जॉन होल्ट एक जो इनका प्रकरण है कि शिक्षक बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसमें भी उनके जो कुछ अवलोकन है, जो उनकी स्कूल में जो उन्होंने पढ़ाया उनके अवलोकन है, उनको लेकर के वो कहते हैं कि जो भी कक्षा होती है
उसमें भी, या कक्षाओं चर्चाओं के नाम पर जो सभाएं होती है उनमें भी स्कूल में हमेशा शिक्षक ही बोलता रहता है, बच्चे को बोलने की आज़ादी उतनी नहीं होती। या वो चर्चा के नाम पर जो क्वेश्चनिंग करता है उसमें भी वो लगातार बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर को क्या चाहिए, उस तरह के संकेत वो देता रहता है और बार बार संकेत के बाद में अंत में ऐसा संकेत देता है कि असली उत्तर क्या है वो बच्चों को पता चल जाता है। तो इस तरह से पूरा जो नियंत्रण होता है बातचीत का वो शिक्षक के हाथ में होता है और सुबह से शाम तक शिक्षक ही बोलता रहता है, बच्चे चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तो जो बच्चे शुरू में बोलने, तर्क करने और आदि की क्षमताएं रखते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं धीरे 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 स्कूल उनकी इन क्षमताओं को नष्ट कर देते हैं और अंत में वो बच्चे सिर्फ एक सुनने वाली चीज के रूप में रह जाते हैं। इस तरह से इसमें एक आलेख है परीक्षण का आतंक। परीक्षण का आतंक में वो परीक्षा व्यवस्था और मूल्यांकन आकलन के नाम पर जो हम बातें करते हैं उस पर सीधा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है या ये सीखने में बच्चे के बाधक होते हैं, क्योंकि बच्चे को पता है कि उसे किसी एक तरीके से उसका आकलन किया जाने वाला है, तो उसका पूरा ध्यान लर्निंग से हटकर उस परीक्षक और उस परीक्षा के ऊपर आ जाता है, जिसमें वो सभी जायज़ और नाजायज़ तरीकों का उपयोग उस परीक्षा को पास करने में करता है। तो वो इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कोई खिलाड़ी बैडमिंटन खेलना जानता है तो उसको एक खेल के दिखाना होगा, तो कोई मतलब उस तरह की चीज़ें तो ठीक है, लेकिन आप बार बार मंथ हर महीने कोई ना कोई परीक्षा के नाम पर, टेस्ट के नाम पर आप कुछ चीज़ें बच्चे के सामने ला देते हैं और उसको उस काल चक्र में जो आतंक है उसके अंदर फंसा देते हैं और फिर जो पूरा शिक्षा तंत्र है वो परीक्षाओं के ऊपर आधारित हो जाता है। एक आलेख है जिसमें सुनहरे नियमों के दिन डले, उसमें वो अनिवार्य हाजिरी या उपस्थिति जो रोज होती है सुबह सुबह, उसके वो खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बच्चा जिस दिन आना चाहे, जब आना चाहे और जितना सीखना चाहे वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि स्कूल के ऊपर कि आपको रोज आना पड़ेगा, इतने बजे ही आना पड़ेगा, इतने बजे ही जाना पड़ेगा, इस क्लास में इतने बजे ही बैठना पड़ेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर यही विषय का इतना ही हिस्सा और यही टॉपिक सीखना पड़ेगा। ये जो एडल्ट डिसाइड कर देते हैं, इसके इतर वो बात करते हैं कि ये बच्चे की रुचि, उसका गाइडेंस और उसको हम प्रॉपर गाइडेंस भले ही दें, लेकिन सारा निर्णय बच्चे को करने दें कि कब उसे स्कूल आना है, कब नहीं आना है, कब उसे सीखना है, कब नहीं सीखना है। तो पूरा स्कूली ढांचागत व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का आंदोलन जॉन होल्ट खड़े करते हैं और जिन पर बहुत सारी असहमतियां भी उस समय पर थी, क्योंकि स्कूल व्यवस्था एक बहुत ताकतवर व्यवस्था है और उसके खिलाफ जब भी कोई बोलेंगे तो हमेशा वो माइनॉरिटी में रहेंगे और जॉन होल्ट भी हमेशा माइनॉरिटी में रहे। और कई जगह पर वो ये लिखते भी हैं कि हो सकता है कि उनकी 2-3 पीढ़ियों तक भी ये व्यवस्था शायद ना बदले, लेकिन उम्मीद कायम रहती है। इसी तरह से भविष्य के लिए शिक्षा और उसके बाद के जो लेख है इस पुस्तक के अंदर, वो उसमें समकालीन चुनौतियों को प्रदर्शित करते हैं कि किस तरह से परमाणु बम और रासायनिक और आणविक हथियारों के खतरे और उनको संचालित करने वाले लोगों की मानसिकताओं को वो सोचते हैं और उसके आधार पर शिक्षा में नैतिकता के या एक ऐसे व्यक्तियों का जो संवेदनशील हो और जो सोच समझकर चीज़ों को कर पाए, उस तरह की चीज़ों को मतलब शिक्षा के द्वारा वो इस तरह के मनुष्य या व्यक्तियों के निर्माण की वो बात करते हैं। और उसके लिए शिक्षा में अपने जो तर्क है उनके, वो उसको लेकर भी हो रहे थे, क्योंकि इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का कालखंड था, चीन, भारत, इजराइल के बीच भी काफ़ी संघर्ष चल रहे थे। तो उस तरह के दौर में उन्होंने ये चीज़ें लिखी कि कैसे ये देश भी आगे जाकर और बाकी देश भी परमाणु संपन्न देश बनेंगे और बाद में फिर उनको नियंत्रित कौन करेगा। तो उस तरह से एक समाज जो शांति प्रिय समाज हो, एक पीस पे आधारित समाज हो, उसकी वो वकालत करते हैं और उसमें शिक्षा को सबसे बड़ा जरिया मानते हुए उसमें परिवर्तन लाने के लिए वो बात करते हैं। तो इसमें बाकी कुछ लेख हैं जो पर्यावरण, इस तरह की मानवीय संवेदनाओं और अलग अलग तरह के जो बाकी डोमेन है मूल्यों के, उनको लेकर भी उन्होंने अपना नज़रिया प्रस्तुत किया। अब मैं इस पुस्तक के एक अंश को पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इस पुस्तक का सारा जो सार है ये जॉन होल्ट के द्वारा एक लिखे गए पत्र डॉक्टर ब्लिस को 1968 में लिखा था। उस पत्र को मैं पढ़ना चाहता हूँ। इस पूरी पुस्तक और जॉन होल्ट की पूरी जीवनी
इसके अंदर समाहित है। तो मैं एक बार उसको पढ़ देता हूँ। प्रिय डॉक्टर ब्लेस, मेरी राय में बच्चे तभी सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे खुद किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, जब वे खुद ही निर्णय लेते हैं कि वो उसे कब और कैसे सीखेंगे, जब वे किसी चीज़ को किसी के कहने से नहीं बल्कि खुद अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सीखते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम आज के बोझिल पाठ्यक्रम को आंशिक तौर पर या पूरी तरह से हटा देंगे तो उससे सीखने की प्रक्रिया बहुत बेहतर हो जाएगी। मुझे सीखने की प्रक्रियाओं में परीक्षाओं, टेस्टों और अंकों आदि की कोई भी उपयोगी भूमिका नजर नहीं आती। उल्टा ये सब चीजें सीखने की प्रक्रिया में बाधक है। स्कूलों में अक्सर बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है। मैं इसके पूरी तरह खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि अक्सर शिक्षण ही सीखने की प्रक्रिया में बाधा बनता है, विशेषकर पढ़ने में। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को बिल्कुल भी न पढ़ाया जाए तो वे बेहतर रूप से और काफ़ी सरलता से पढ़ना सीख जाएंगे। हमें कोशिश करके स्कूलों में ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो पेशे से शिक्षक न हो। बच्चों को ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहने से कोई लाभ नहीं होगा जिनकी चिंता केवल बच्चे हों। मैं यह भी चाहता हूँ कि बाहर से तमाम लोग स्कूलों में लगातार आए और बच्चों के साथ बाहर की दुनिया के बारे में और अपने काम के बारे में बातचीत करें। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को अपनी सीख बढ़ाने के लिए स्कूल के बाहर की दुनिया के संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इसमें उनकी मदद की जाए। मुझे लगता है कि स्कूलों, बच्चों और शिक्षकों के लिए अब अनिवार्य स्कूली हाजिरी की कोई भूमिका नहीं बची। इसलिए इसमें या तो संशोधन करना चाहिए या फिर अनिवार्य स्कूली हाजिरी को रद्द करना चाहिए। मेरी राय में शिक्षा बच्चों और नौजवानों की दुनिया में प्रवेश करने और उपयोगी कार्य करने में सहायता कर सकती है, परंतु हमने शिक्षा को उनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा बनाकर खड़ा कर दिया है और हमें इस बाधा को हटाने के तरीके ढूंढने चाहिए। संक्षेप में, किसी भी कार्य को करने के लिए मैं किसी भी प्रकार की मार्कशीट या अन्य किसी भी शर्त के खिलाफ हूँ। मेरा राय में हमें हर एक बच्चे और उसके द्वारा किए जाने वाली किसी भी उपयोगी सामाजिक कार्य के बीच की सभी बाधाओं को हटा देना चाहिए। हम जो कुछ भी कहते हैं उनके द्वारा हम सीखने और जीने को पृथक कर देते हैं, जबकि हमें उन्हें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपका जॉन होल्ट। ये पत्र था जिसमें हमें इस पुस्तक की सारा सार नजर आता है कि जॉन होल्ट की विचारधारा क्या। देखिए, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था न होने के तर्क के आधार पर आप जॉन होल्ट की विचारधारा को खारिज कर सकते हैं, लेकिन जॉन होल्ट जो बुनियादी सवाल पूछते हैं तो स्कूलों से जो नुकसान बच्चों को हो रहा है या स्कूली व्यवस्था की जो सड़ान है उसको दूर करने के बारे में हम वहाँ से विचार जरूर ले सकते हैं और उस दिशा में बढ़ सकते हैं जहाँ पर असल में वो संकेत दर्शा रहे हैं। हमारी स्कूली व्यवस्था में निश्चित रूप से बदलाव की ज़रूरतें हैं और इसको और बेहतर दिशा की ओर ले जाने की ज़रूरत है। उस कालखंड में किस तरह अमेरिका नस्लवाद और बाकी चीज़ों से भी जूझ रहा था, गरीबी, अमीरी का भेदभाव और बाकी भेदभावों से भी वहाँ, और उस कालखंड का एक काफ़ी सारी समझ भी हमारी ये पुस्तक विकसित करती है। तो इसलिए हमें ये असफल स्कूल पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए और जॉन होल्ट का जो बाकी की पुस्तकें हैं वो भी हमें ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। नमस्कार।